सुअपराह्न बच्चों, आज हम व्याकरण में 8वीं कक्षा का पाठ 2 वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि भाषा का सबसे छोटा खंड जिसके और टुकड़े न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ण की परिभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे कि भाषा का या शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ए। तो अगर हम ए के टुकड़े करना चाहें तो वो नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या है? वर्ण। अब बारी आती है वर्णों के भेद की। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा हमारा क्या है? व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताना चाहती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें वर्णमाला, वर्णमाला हम किसे कहते हैं? तो बच्चों, वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। और वर्णों को हमने कितने रूपों में बांटा है? 2 रूपों में। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं बच्चों? 11। कौन कौन से हैं वो? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वर है। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन पर। व्यंजन, व्यंजन हमारे कितने हैं बच्चों? व्यंजन हमारे हैं, कुल व्यंजन की अगर हम बात करें तो वो हमारे हैं 52। जैसे क, ख, ग, घ, ग, इसे हम कहेंगे कंठ। इसको हमने कंठ श्रेणी में रखा है क्योंकि ये हमारे कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। उसके बाद ऐसे ही च, छ, ज, झ, ण, इसे हम कहेंगे तालु। इनका स्थान क्या है? तालु। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और अण, इसे हम कहेंगे मूर्धा, क्योंकि ये हमारे मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। उसके बाद त, थ, द, ध और न, इसे हम कहेंगे दंत, क्योंकि ये हमारे दंत के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। उसके बाद प, फ, ब, भ और म, इसे हम कहेंगे ओष्ठ। तो बच्चों, अगर हम कै से लेकर मैं व्यंजन तक की बात करें तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या होती है 25। अब जो हमारे बाकी के व्यंजन बच गए हैं वो देखिए, जैसे य, रे, ले और वे,
इसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ। श, स, से और है, इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म। और उसके बाद 4 हमारे संयुक्ताक्षर है। श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र। इन्हें हम संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम श की बात करें, क, श और अ, ये इनसे मिलकर बना है। त्र, ते, रे, अ से ज्ञ ज्ञानी, ज, न और ए। और श्रमिक में श, रे और ए, इनसे मिलकर बने हैं। क्योंकि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो इन सब को मिलाकर हमारे वर्णों की जो व्यंजन की संख्या है वो हमारी कितनी हो जाती है? 52। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवाहा और अनुनासिक। क्या होते हैं अयोगवाहा? अयोगवाहा अनुनासिक। अंग और ए, ये आपके क्या है बच्चों? अयोगवाहा। ठीक है। और अनुनासिक अंग को तो हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। और ए को हम क्या कहेंगे? विसर्ग। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। और जो आपका अनुनासिक है इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं चंद्रबिंदु के रूप में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाहा। आइए अब हम चलते हैं हमारे स्वर। स्वर हम किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, लेकिन स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। लेकिन इनके भेद पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे इसकी परिभाषा पर कि स्वर किसे कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाए, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। तो जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते उन्हें हम स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, ये सब हमारे क्या हैं? स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ए, ई, उ और री, ये संख्या में 4 होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7।
और प्लुत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ही अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इनकी पहचान के लिए स्वर के आगे ओम लगा देते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा समय लगता है और प्रायः इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। आइए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन अक्षरों अथवा वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीवा अर्थात हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे। अब मुख के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? हमारा ओष्ठ हो गया, जैसे दंत हो गया, तालु हो गया। अगर इनको स्पर्श करे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है और ये कैसे मैं तक होते हैं आपके। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंत अर्थात बीच में स्थित होना। जो अक्षर व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित रहते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजन का होता है और न ही स्वरों का, क्योंकि ये बीच में रहते हैं, ना तो ये व्यंजन में आते हैं ना ये स्वर में आते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, य, रे, ले और वे। अब है ऊष्म व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है और हल्की सी सीटी की सी आवाज़ आती है उन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी 4 होती है, श, स, से और है। श शलगम, श षटकोण, स सलेट और है हल। तो ये आपके 4 किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में। आइए अब हम चर्चा करते हैं कुछ अन्य परिभाषाओं पर। जैसे सबसे पहले संयुक्त अक्षर। क्या होता है संयुक्त अक्षर? जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि जोड़ना। जब 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ, श क्षत्रिय, त त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र, ये आपके 4 संयुक्त अक्षर है। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन तो उसमें हमने अक्षरों की बात की थी। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है। ध्यान दीजिए, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट हो जाती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त्याग, बल्ब, सप्ताह आदि। अब देखिए, जब कोई स्वर रहित, तो यहाँ पे जो आपका तय है
ये स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। अब जैसे ये है तो ये में आपका कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। और ऐसे ही ग है तो ग में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। तो जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब बारी आती है व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व क्या होता है? व्यंजन द्वित्व जैसे जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। इसमें पहला स्वर रहित मिलेगा और दूसरा स्वर सहित मिलेगा। जैसे बच्चा, मिट्टी, ऐसे शब्द। तो इसमें जो आपका च है ये आपका स्वर रहित है और जो दूसरा आपका च है ये स्वर सहित है। अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के पीछे पीछे चलने वाले। तो अनुजमा में स्वर अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इन्हें अनुस्वार कहते हैं। यह नासिक्य ध्वनि है जो वर्ण के ऊपर लगाकर प्रकट की जाती है। तो हमारे जितने भी ये जो वर्ग हैं इनका जो पंचम वर्ण होता है उनको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? अनुस्वार। ठीक है। और अनुनासिक, इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। उसके बाद हम चर्चा करेंगे उच्चारण पर। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है तो उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले है हमारा कंठ। कंठ, उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंठ पर। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जो हमारी जीभ है उसका पिछला भाग किसको स्पर्श करेगा? हमारे गले को स्पर्श करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? कंठ वर्ण। और इनसे जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ कहलाएगा। जैसे के, खे, गे, घे, ण। और तालु, इनके उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी हिस्से से टकराती है। किससे टकराएगी? मुख के ऊपरी हिस्से से टकराती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तालु। जैसे चे, छे, जे, झे, ये और शे। मूर्धा, मूर्धा का स्थान दांतों के पिछले हिस्से के ऊपर की जगह है। जब जीवा मुख के अंदर उभरे हुए भाग से टकराती है, जीवा कब टकराएगी? जीभ के उभरे हुए भाग से, तो उसे हम कहेंगे मूर्धा। जैसे री, टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे और शे। उसके बाद है हमारा दंत। जब जीवा दांतों से टकराती है और वर्णों का आगमन होता है तो ते, थे, दे, धे, ने, ले और से। ते, थे, दे, धे, ने, ले और से।
इसमें जो जीवा है वो हमारे दांतों से टकराती है। और उसके बाद है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ होता है होठ। इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर नीचे के होठ आपस में टकराते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे पै, फै, बै, भै, मै। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और एक हमारा रह गया है नासिका। नासिका का अर्थ होता है नाक। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के भीतर विभिन्न अवयवों से टकराती है और ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ण, णे, अणे, नै और मैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे वर्ण विच्छेद की तरफ। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों का विच्छेद करना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण विच्छेद। सबसे आसान है वर्ण विच्छेद। जैसे मान लीजिए अब हमने कोई भी शब्द ले लिया है, जैसे पवित्र। तो अगर हमें इस शब्द का वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? पै, पै में कौन सा स्वर है? ए। उसके बाद वै, वै में कौन सा स्वर है? ई, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद त्रै है, ये संयुक्ताक्षर है, तो तै, रै और ए। यानी कि कोई भी जो वर्ण है हमें उनमें से स्वरों को अलग करना होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे अब हम दूसरा शब्द लेते हैं संवाद। संवाद का अगर हमें वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो से, ए, फिर ऊपर जो हमारा ये अनुस्वार आया है मैं, उसके बाद वे, आ, दे और ए। तो ऐसे हम बच्चों वर्ण विच्छेद करेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपको स्वरों को अलग करना है और जो चार मैंने आपको संयुक्ताक्षर बताए हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे हमने पहले पढ़ा कि वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, हर्ष, दीर्घ, प्लुत, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन द्वित्व, अनुस्वर, अनुनासिक। उसके बाद फिर हमने पढ़ा उच्चारण। उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत और नासिका। तो अगला जो हमारा अध्याय होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो हमारा होगा संधि। धन्यवाद।